हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर 1 निवेश बनाम अटकलें। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलें के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं, बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं। आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अंतर्निहित आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए। इससे पहले ही आप अपने शेयर खरीदते हैं, आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों की से रक्षा करना चाहिए। आपको पर्याप्त बल्कि नहीं असाधारण प्रदर्शन करना चाहिए। एक निवेश अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुना है कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं। एक तरह से जुआ है। एक सट्टेबाजी के लिए स्टॉक कोटर्स लगातार ऑक्सीजन धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आराम कहते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदायक स्थिति में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजाना अपने शेयर की दैनिक कीमत जानने आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो किसानों, जुओं या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन पैसे बनाने का यह सबसे पूरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट लॉस वेगास का घोड़े दौड़ की तरह इस हमेशा इस तरह है कि हमसे विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश किसानों का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं। तो आप नियम यह है कि जब आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकते हैं या आपके पक्ष में गुणवत्ता फर्क डालता है, तो जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते हैं और बेचते रहते हैं, वे लोग अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। हाई स्पीड ग्राहम चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भरम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का धैर्य खत्म हो गया है और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया है। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त में ही महीने में घास के मैदान के चारों टिड्डी दल मंडराता रहता है। लोगों ने ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि एक निवेश तकनीक, एक परीक्षण यह था कि यह काम कर रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया कि वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेश के पास अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना ही चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि ये ग्राहम के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने के नाकाम रहे। ये देखने के लिए क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं। कल्पना करें कि 2 स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर हैं। अगर मैं
65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूँ तो मैं उस दूरी को 2 घंटों में पूरा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे के रफ्तार से ड्राइव करता हूँ तो मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूँ, मैं सही हूँ। क्या आपको ये कोशिश करने का तुल्क उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे ये कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाजार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीज़ें एक जैसी होती हैं। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती है। 1979 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयरधारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड पर रखा था। 2002 तक कारोबार में दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने के होल्ड अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर था। आयोजित हुआ 2002 तक स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक की गई। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंध अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सके कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था, फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया गया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया गया था। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगेलन, जो तक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंध सेफ्री बिनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्ति थी। विनीति ने घोषणा की कि उनके ज़्यादातर शेयरधारकों ने उन लक्षणों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर हैं। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसा ही है और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ, कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन इन उच्च विचारधाराओं वाले शब्दों को लिखने की 6 महीने बाद विनीक ने लगभग सभी तकनीकी शेयर को बेच दिया और उन 8 उन्नति सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन की मूल्य के शेयर बचे। लंबे अवधि के लिए बहुत कुछ है और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीज़न आगे ग्राहकों को किसी भी समय पाप हेडेल्ड कंप्यूटर का उपयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फॉर्म के नए नारे के साथ पूरी तरह से संबंध था। हर लक्षण मायने रखता है। वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने पैसे कमाने के लिए तत्काल तरीके के ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। मॉर्गन स्टैनली की फर्म की ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक ही टीवी चलाया जिसमें एक सक्रूफी टॉप ट्रक ड्राइवर एक समुद्र दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तक की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूछता है। अवकाश चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहनना आदमी कहता है। यह एक द्वीप की तरह दिखता है, ड्राइवर जवाब देता है। तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि किसी के पास ना तो काम और ना ही किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर के एक टेलीविज़न विज्ञापन ने 2 गृहिणियों की जॉगिंग से वापस आते हुए दिखाया। एक ने अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करती है, माउस की कई बार क्लिक करती है और उत्साहित होकर, मुझे लगता है कि मैंने अभी लगभग $1,700 कमाए हैं। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच बिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसका जवाब, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ। वे किसी भी तरह से दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ। 1999 तक कम से कम
6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था। क्यूबेंस न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर शोबिज डीवा बारंबार स्ट्रीट सेंट से निकोलस बीरबास के सभी लोग लाइव कोयलों के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीरबास ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा हूं और मुझे पता चला कि स्मार्ट नहीं था। अब 20 बार ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और एक साल में $1 लाख कमाने की उम्मीद की। मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। स्थिरसेन ने फॉर्च्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलेंस बेल हूँ, इसलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूँ। नाई की दुकान में रसोई, कैफे, टैक्सी कैब और ट्रक स्टॉप वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन स्टॉप राष्ट्रीय वीडियो गेम बदल दिया गया। जनता पहले से ही कहीं ज़्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ज्ञान कहीं नहीं था। उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया। शुद्ध अब्स्ट्रक्शन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले बिल्स मात्र तरह गए थे। अगर बिल्स ऊपर पड़ रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 20 दिसंबर 1999 को जनो ऑनलाइन सर्विसेज ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया जिससे पहले संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जिन्होंने घोषणा की कि अब से अब अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। वह इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉर्पोरेट हरकरी के इस घोषणा पर जुनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनी द्वारा क्या उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थी या उसका प्रबंध कैसा था या कंपनी का नाम क्या था। आपको स्टॉक के बारे में जानने की जरूरत थी। उनके प्रतीकों का आकर्षक कोड था CBLT, INKT, PCLN, TCLO, VRSN, WBN। इस तरह आप उन्हें तेजी से खरीद सकते हैं बिना 2 सेकंड की देरी किए। 1998 के उत्तरार्ध में एक छोटी दुर्लभ व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेम्पो सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनटों पर लगभग 3 गुना हो गया क्योंकि वित्तीय डिस्लेक्सिया के एक विचित्र रूप से हजारों व्यापारियों ने टिकर मास्टर के लिए अपने टिकर प्रत्यय TMCO को भूलने के बाद टेम्पको खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सनकी सब कीमता जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया। एक शेयर की कीमत पर वेग्ड राय कंपनी शेयर को दोगुना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIBC ओपेनहाइमर के एक विश्लेषक हेनरी ब्लोडेट ने चेतावनी दी कि सभी इंटरनेट शेयर के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञान से अधिक कला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य Amazon.com पर
$150 से अधिक डॉलर या $400 से डॉलर तक बताया। उस दिन Amazon.com ने 19% की बढ़ोतरी की और ब्लडजेट के विरोध के बावजूद उनका मूल्य लक्ष्य 1 साल का पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में $400 से आगे बढ़ गया था। 1 साल बाद पेन वेफर के विश्लेषक वाल्टर पाइसिक ने भविष्यवाणी की कि क्वालकॉम स्टॉक अगले 12 महीने में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच जाएगा। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1882% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% में बढ़ोतरी हुई, जो कि $659 प्रति शेयर पर पहुंच गया। फॉर्मूले से नाकामयाबी तक। लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है, यह अटकलों का एकमात्र रूप नहीं है। पिछले एक दशक में एक के बाद एक सट्टा सत्र को बढ़ावा दिया गया, लोकप्रिय किया गया और फिर तक एक तरफ फेंक दिया गया। उन सभी ने यह जल्दी है, यह आसान है, बिना दर्द वाले लक्षण विकसित किए और उन सभी ने निवेश और नमूना अनुमान लगाने के बीच ग्राहम के नियमों से एक उल्लंघन किया। यह कुछ डेरिवेटिव सूत्र है जो औंधे मुंह गिर गए थे। नकदी कैलेंडर जनवरी प्रभाव साल के अंत में बड़े लाभ पैदा करने के लिए छोटे शेयरों की प्रवृत्ति 1980 के दशक में प्रकाशित विद्वानों के लाखों और लोकप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन अध्ययनों से पता चला है कि यदि आप में दिसंबर के दूसरे छमाही में छोटे शेयरों में स्टॉक किया और उन्हें जनवरी तक रखा तो आप 5 से 10% अंक तक रिटर्न पाएंगे। इसमें कई विशेषज्ञों को चकित कर दिया। आखिरकार अगर आप आसान था, निश्चित रूप से इसे हर कोई इसके बारे में सुनता था। बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनसे अवसर दूर हो जाएंगे। जनवरी झटके का एक और हुआ। सबसे पहले कई निवेश अपने कर बिलों को कम कर सकते थे, जो नुकसान में लॉक करने के लिए साल के अंत में अपने कर्मिष्ठ शेयर बेचते हैं। दूसरे पेशेवर मनी मैनेजर अधिक सतर्क हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नज़दीक आ जाता है जो उनके प्रदर्शकों को सुरक्षित रखने की मांग करता है। इसे उन्हें गिरने वाले स्टॉक खरीदने के लिए अनुचित बनाता है और यदि एक अंडरफॉर्मिंग स्टॉक भी छोटा और अस्पष्ट है तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग्स की सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा। ये सभी कारक छोटे स्टॉक को दक्षिण सौदेबाजी में बदल लेते हैं। जब कर संचालित बिक्री जनवरी में समाप्त हो जाती है तो वे आमतौर पर मजबूत और तेजी से लाभ पैदा करते हुए वापस बेचे जाते हैं। जनवरी का प्रभाव ज़्यादा नहीं चला और ये कमज़ोर हो गया। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रोफेसर विलियम श्वार्ट के मुताबिक यदि आपने दिसंबर के आखिरी के छोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेच दिया था तो 1980 से 1979 तक 4.4 अंक से 8.5% अंक तक आपने बाजार से लाभ लिया होगा और 1990 से 2001 तक 5.8 अंक था। जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा, अधिक व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे जिससे उन्हें सौदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए। इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे बड़ा है, लेकिन ब्लैकजैक्स ग्रुप अग्रणी प्राधिकरण प्लेक्सेस ग्रुप के मुताबिक ऐसे छोटे स्टॉक खरीदने और बेचने की कुल लागत आपके निवेश का 8% तक बढ़ सकती है। अफसोस की बात है कि आपके का भुगतान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके अभी लाभ आएंगे। बस वही करें जो काम करता है। 1996 में जेम्स ओशाग्नेश नामक एक अस्पष्ट मनी मैनेजर ने व्हाट वर्क्स ऑन बॉल
स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफ़ी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। ओशुग्नेसी ने एक शानदार दावा किया, 1954 से 1994 तक आप $10,000 से $8,74,505 तक कर सकते हैं, बाजार से 10 गुना से अधिक यानी 18.2% औसत वार्षिक रिटर्न से। उच्चतम एक साल के रिटर्न के साथ 50 शेयरों की बकेट खरीदकर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कॉर्पोरेट राजस्व में 1.5 गुना से कम कीमतें साझा करें, जैसे कि वह वॉल स्ट्रीट के एडिसन थे। ओशानेसन ने यूएस पेटेंट प्राप्त किया। उनकी स्वचालित रणनीतियों के लिए संख्या 5,09,78,778 और अपने निष्कर्षों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंडों का एक समूह लॉन्च किया। 1999 के उत्तरार्ध तक उन फंडों ने जनता से $175 मिलियन से अधिक ले लिए थे और शेयरधारकों को उनके वार्षिक परत में। ओशानसेनी ने कहा, हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है। ओशानसेनी ने इसे प्रचारित करने के लिए ठीक बाद काम करना बंद कर दिया। उनके 2 फंड इतने बुरे तरह से डूब गए थे कि वे 2000 के अरब में बंद हो गए और कुल शेयर बाजार, जैसा कि S&P 500 इंडेक्स द्वारा मापा गया, ने लगभग 4 वर्षों तक लगभग ओशाग्नेस फंड नॉन स्टॉप चल रहा है। जून 2000 में ओशानसेनी ने अपने लंबे समय के लक्ष्यों के करीब चले गए, धन को नए प्रबंधन के रूप में बदलकर अपने ग्राहकों को समय प्रशिक्षण निवेश रणनीतियों के साथ खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द फिशिश 4 का पालन करें। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फिशिश 4 नामक तकनीक से डेला इट्स को हाईलाइट किया। मोटली फूड के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने में सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको इसे इतना करना था, सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउन जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर लें, सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। शेयर में अपने पैसे को 40% दूसरे सबसे कम कीमत के साथ रखो। 3 शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। 1 साल बाद डाउ को वैसे ही शॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की। अगले 2 दशकों में उन्होंने सुझाव दिया कि द फिशिश 4 में $20,000 में निवेश 1,07,91 का होना चाहिए। आइए मान लें कि क्या यह रणनीति ग्राहम के निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षक मूल्य को लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ आपके पैसे का 40% केवल एक ही स्टॉक में कैसे न्यूनतम जोखिम डाल सकता है और प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों को पोर्टफोलियो कितना विश्वासघातीपूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कॉकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूला में से एक था। मूर्खों ने ओशानसेनी के समान गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले यादृच्छिक भाग्य से कंपनियां जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती है उनमें सब बहुत सारी चीज़ें आम होगी, लेकिन अब तक उन कारकों में से शेयरों का प्रदर्शन नहीं होता जाता है, तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बाजार को कुचने
या कुचलने की बजाय मूर्खों ने हजारों लोगों को कुचला जो विश्वास में बेवकूफ़ थे कि यह निवेश एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन, कोडक, एसबीसी और जनरल मोटर्स 40% की गिरावट आई, जबकि डॉव में केवल 4.7% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, केवल एक चीज़ है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी भी डराती नहीं करती, डोपी विचार। इन तथाकथित निवेश दृष्टिकोण में से प्रत्येक ग्राहक के कानून को शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक स्तूर एक प्रकार की आत्मविनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल यादृच्छिक सांख्यिकीय पर आधारित था, केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था तो इसे प्रचलित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। यह ग्राहम की चेतावनी में मजबूत करता है कि आपको अटकलों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अनुभवी जुआरी किसानों में अपनी याद करो और इलाज करते हैं। आपको अभी भी ये सोचने में खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें भौतिक रूप से खतरनाक हो जाती है। आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव लगाने से के इच्छुक हैं। जैसा कि समझदार जुआरी कहते हैं, किसानों में $100 से भी काम लेकर जाए और अपने बाकियों के पैसे को अपने होटल के कैमरे में सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने फुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में से कुछ भी हो सके उसके साथ अपने स्टॉक खाते के धन को कभी भी न जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोचकर अपनी निवेश गतिविधियों में फैलाने की अनुमति न दें और अपने पागल धन खाते में 10% अधिक संपत्ति को कभी भी न डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बेहतर के लिए जुआ वित्तीय मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे संपत्ति या सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे।